लंगड़ा सोहनलाल लंगड़ाते हुए अपनी पुरानी सी झोपड़ी में आता है, जहाँ पुराने और फटे हुए कपड़े पहनकर राजू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। अरे पिताजी आ गए? आज बहुत देर कर दी। पता है, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। अरे बेटा क्या करूं, आज बाजार में बहुत देर हो गई। अच्छा, तो पिताजी आज तो सारी मालाएं बिक गई होंगी फिर? जल्दी से कुछ पैसे दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अरे कहाँ बेटा, आज तो एक भी माला नहीं बिकी, इसीलिए तो बाजार में बैठा रहा कि शायद कोई माला बिक जाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आज तो कुछ बिका ही नहीं। ओह, तो पिताजी फिर हमें आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। रुक बेटा, तू यहीं ठहर, मैं कोई इंतजाम करके आता हूं। मगर पिताजी आप कहां से लाओगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इतना कहकर सोहनलाल अपनी बैसाखी उठाकर बाहर चला गया और राजू उदास सा घर के अंदर बैठकर अपने पिताजी का इंतजार करने लगा और दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब 1 घंटे बाद सोहनलाल 2 मुट्ठी चावल अपने दोस्त घनश्याम के घर से उधार लेकर आए और राजू को दे दिए और कहा, ले बेटा, आज जो कुछ है यही है, तू खा ले, मैं तेरे घनश्याम चाचा के घर से ही खाकर आया हूँ। राजू समझ गया था कि उसके पिता उसे पेट भर खिलाने के लिए उससे झूठ बोल रहे हैं। वो घर के पीछे क्यारी में जाता है और जमीन खोदना शुरू कर देता है और कुछ कंदमूल मिलने पर खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो और उसके पिता दोनों पेट भर के खा सकेंगे, और अंदर रसोई में चला जाता है। धन्यवाद भगवान, आज मैं और पापा दोनों पेट भर कर खाएंगे। राजू बेटा, लगता है कि ये मालाओं वाला काम मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्यों पापा? बेटा, जब तक मैं धीरे धीरे बाजार पहुंचता हूं, तब तक लोग अपनी मालाएं लेकर चले जाते हैं और मेरा माल ऐसे ही रह जाता है। तो पिताजी कल से मैं बाजार जाऊं? बेटा, वैसे तो तुझे स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन हमारी स्थिति ही ऐसी है, मैं क्या करूं? मुझे पता है पिताजी, आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक तो मुझे आपका हाथ बटाना ही पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा हूं। आप कल से माला बनाओ और मैं बाजार जाता हूं। बेटा, अगर तू बाजार जाएगा तो फूल कौन तोड़ेगा? और फिर पौधों की भी तो देखभाल करनी होगी, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर फूल ही नहीं होंगे तो हम कल क्या बेचेंगे? ये तो है, लेकिन पिताजी ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा, हमें कुछ और करना होगा। हाँ पिताजी, क्यों ना हम माला नहीं बल्कि फूल बेचें? वो क्यों बेटा? पिताजी, इससे हमारे ग्राहक बढ़ जाएंगे। वो कैसे बेटे? पिताजी, हम केवल पूजा के लिए मालाएं बेचते हैं, मगर फूल बेचेंगे तो पूजा और माला के अलावा भी ग्राहक आएंगे। वो भी आएंगे जिन्हें किसी को उपहार में फूल देने हो और जिन्हें घर या कोई और चीज सजानी हो। ठीक है बेटा, मैं कल ऐसा ही करता हूँ। सोहनलाल लंगड़ाते हुए शाम को अपने घर आता है। राजू कोई किताब पढ़ रहा है। सोहनलाल बहुत खुश था। राजू, राजू, अरे कहाँ है तू? जी पापा, मैं तो यहीं हूँ। अरे कमाल हो गया, तेरी तरकीब चल गई, आज मेरे सारे फूल बिक गए। ले, ये पैसे ले और बाजार से राशन ले आ। राजू बहुत खुश होकर बाजार में पहुंचता है और देखता है कि भीड़ में कसाई और ग्वाला लड़ रहे हैं और एक बूढ़ा आदमी और एक और आदमी उनका झगड़ा निपटा रहा है। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? भाई साहब, ये सिक्का मेरा है और सरपंच साहब ने बिना कुछ सोचे हुए फैसला इस चोटे ग्वाले के पक्ष में कर दिया। भाई साहब, ये सिक्का इस ग्वाले का है और मैंने इसी के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन ये कसाई मान ही नहीं रहा है। आपको पता ही है कि कसाई कैसे लड़ते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये सिक्का इस ग्वाले का है? क्योंकि मैं आज सुबह से ही बाजार में हूँ और इस कसाई की कोई कमाई हुई ही नहीं, तो इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? जबकि इस ग्वाले ने अपना सारा दूध बेच दिया, इसलिए पैसे इसके पास ही आएंगे। नहीं भाई साहब, ये सिक्का मेरा ही है, जिसे मैं अपने घर से लाया था। राजू उन सब की बात सुनकर बहुत तेज हंसने लगता है। ए बच्चे, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें ये सब देखकर मजा आ रहा है? नहीं श्रीमान, मैं इस पर नहीं, सरपंच जी के फैसला करने के तरीके पर हंस रहा हूँ।
तो आओ और साबित करो। लेकिन भाई साहब, आप कौन हैं और आप हमारे गांव के मामले में इतना क्यों बोल रहे हैं? मैं राजवर्मा, इस राज्य का राजा हूँ। राजा को ऐसे देखकर वहाँ सब डर गए और उस बूढ़े आदमी की तो जैसे घिघी ही बन गई। मगर राजू अपनी जगह वैसे ही खड़ा रहा और राजा ने राजू को अपनी बात कहने का इशारा किया। राजा जी, बाजार में दूध लेने के लिए सोने का सिक्का बहुत बड़ी रकम है, जो शायद ही कोई दूध खरीदने के लिए इस्तेमाल करेगा, और या फिर कोई सोने का सिक्का देगा तो बहुत ज्यादा दूध खरीदेगा, और दोनों ही सूरत में ग्वाले को ये याद रहेगा कि उसे ये सिक्का किसने दिया है। ये बात ना तो सरपंच जी ने ग्वाले से पूछी और न ही ग्वाले ने बताई, इसलिए ये फैसला गलत है। शाबाश, तुम्हारा तर्क सिद्ध होता है, लेकिन अब ये बताओ कि ये कैसे सिद्ध करोगे कि ये सिक्का किसका है? जी राजा जी, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए मुझे एक बर्तन में साफ पानी चाहिए होगा। राजा के आदेश पर वहाँ एक बर्तन में साफ पानी लाया गया और राजू के सामने रखा गया। सरपंच जी, वो सिक्का दीजिए। बूढ़े आदमी ने राजू को सिक्का दे दिया, जिसे राजू ने दोनों तरफ अलट पलट कर देखा और उसे पानी में डाल दिया और पानी को अपने हाथ से धीरे धीरे हिलाने लगा और कुछ देर में बोला, राजा जी, ये सिक्का कसाई का है, ये इसे दे देना चाहिए। मगर कैसे? राजा जी, जैसे ही मैंने सिक्का पानी में डालकर पानी को आराम से हिलाया तो सिक्के पर लगा खून पानी पर तैरने लगा, आप खुद देख सकते हैं। अरे हाँ, इसमें तो खून का लाल रंग देखा जा सकता है। अपनी पोल खुलती देख ग्वाला और सरपंच राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। राजा जी, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने सरपंच जी के साथ मिलकर लालच में आकर किया। सरपंच और ग्वाले को पकड़कर जेल भेज दिया जाए और इन पर 20-20 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाए। राजू खुश होकर वहाँ से जाने लगता है, तभी राजा उसे रोककर बोलते हैं, हम तुम्हारी होशियारी से बहुत खुश हुए और हम ये घोषणा करते हैं कि आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, और ग्वाले और सरपंच पर जो 20-20 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगा है वो तुम्हें इनाम के रूप में दिया जाए। राजू झुककर राजा का धन्यवाद करता है और खुश होकर वहां से चला जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।